चलिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या पढ़ना है आपको? फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको पढ़ने हैं अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो आज हम देखते हैं उसका फॉर्मेट। क्या देख रहे हैं? उसका पूरा फॉर्मेट, और फिर हम देखेंगे उसके डिटेल में एग्जांपल्स। चलिए, पहले स्टार्ट करता हूं मैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए। मेरे साथ सब पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्म रहेगा वो पर्टिकुलर्स, notes and amount in rupees. Amount in rupees. स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी से। लायबिलिटी का हेडिंग क्या रहेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जब हम लिखते हैं ना इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। ओनर के लिए लायबिलिटी, यानी इक्विटी शेयरहोल्डर्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, उनके लिए लायबिलिटी। एंड व्हेन वी राइट लायबिलिटीज, इट मींस लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी की बात करते हैं। सर ये थर्ड पार्टी क्या होता है? अब ये समझ लो थर्ड पार्टी क्या होता है। बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस, बिजनेस में 3 पार्टीज होती है, 3 पार्टी होती है। एक तो होता है बिजनेस खुद। बिजनेस खुद, बिजनेस इज द फर्स्ट पार्टी, यानी जिस कंपनी के आप अकाउंट्स बनाते हो वो कंपनी बन जाएगी फर्स्ट पार्टी। फिर ओनर्स बन जाएंगे सेकंड पार्टी, एंड ऑल अदर्स, बाकी जितने भी लोग हैं, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, बैंक है, ये सब क्या बन जाएंगे? थर्ड पार्टी। दिस इज फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। So when we say equity is a liability towards the owners and liabilities हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है थर्ड पार्टीज। चलिए, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। ये फॉर्मेट पूरा आपको याद रखना है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम जाने वाले हैं शेयर कैपिटल के अंदर। एक तो शेयर कैपिटल आएगा, दूसरा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब होगा क्या? ये जो शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल की हम अलग से नोट बनाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस की वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट नोट फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम उसकी अलग से नोट बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की।
ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखने वाले हम, यहां तो उसकी फाइनल फिगर जो नोट नंबर 1 होगी उसकी फाइनल फिगर यहां लिखी जाएगी। चलिए सर इसके अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, है ना, क्या आने वाला है वो यही लिखा देता हूं मैं आपको। जो मैं यहाँ ग्रीन पेन से लिख रहा हूं वो हमको अलग नोट्स में लिखना है। यहाँ पे आने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो आएगा। समझ रहे हो? बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर एग्जांपल में कॉल्स इन एरियर्स दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉल्स इन एरियर्स, तो याद रखना ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा शेयर कैपिटल पे, ध्यान से, हाँ, माइनस फ्रॉम शेयर कैपिटल। एंड एग्जांपल में अगर आपको 4 फीचर अकाउंट दिया है, शेयर 4 फीचर अकाउंट है ना, तो प्लस हो जाएगा। अगर 4 फीचर अकाउंट दिया है, 4 फीचर शेयर्स आपको एग्जांपल में दिए हैं, तो इसी हेड में ये हो जाने वाले हैं प्लस। चलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आने वाला है, आपको आ सकता है जनरल रिजर्व, या वो बोल सकते हैं रिजर्व फंड, बात तो एक ही है। दोनों में क्या फर्क होता है, जनरल रिजर्व का मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज केप्ट असाइड, कुछ पैसे साइड पे रखना, जीआर बोलते हैं। एंड व्हाट इज रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है, जो पैसे आपने साइड पे रखे थे वो आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना। कैपिटल रिजर्व हो तो यहां लिख देना कैपिटल रिजर्व, मैं सिर्फ इसकी इनिशियल्स लिखता हूं, पहले पहले लेटर्स लिखता हूं, कैपिटल रिजर्व यहां लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिया हो तो यही आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जांपल में अगर आपको डिविडेंड 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 इक्विलाइजेशन रिजर्व दिया हो तो यही लिख देना, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हो या रिजर्व दिया हो तो यह लिखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया तो भी यहां लिख देना। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, प्रॉफिट हो तो यहां पे लिख देना, प्लस कर देना, और अगर लॉस हो तो क्या कर देना, यहीं से माइनस कर देना। आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बैलेंस शीट में कहां ट्रांसफर करते हैं, ऐसा पूछेंगे। कहां ट्रांसफर करते हैं, अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, कहां पे जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा लॉस। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। डन। चलिए ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, ये हो गई बात इक्विटी की। अभी हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज की। नॉन करंट लायबिलिटीज,
तुम्हें पूछे ऑब्जेक्टिव्स में कि नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या? ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट, those liabilities that payment is done after 12 month, जिसका पेमेंट तुम्हें 12 महीने के बाद करना है, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। जिसके अंदर क्या आने वाला है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एंड लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देखो पहले लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर अदर लिखना है और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको लास्ट में लिखना है। जनरली हम क्या समझते हैं, अदर मतलब लास्ट में आ जाना चाहिए, अदर मतलब जो मिसलेनियस बाकी बचेगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेना है, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बाद में लेना है। चलिए, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किए, तो कंपनी ने क्या इश्यू किया होगा? कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए। याद रखना, डिबेंचर इश्यू करने की बात कर रहा हूं। अगर कंपनी डिबेंचर्स दूसरी कंपनी की बाय करते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स को इश्यू किया है, हमारी कंपनी के डिबेंचर को इश्यू किया है। फिर है ना, लोन ली हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन ली हो, बैंक लोन। कंपनी ने बॉन्ड्स इश्यू किए हो। यस और नो? पब्लिक डिपॉजिट ली हो। पब्लिक डिपॉजिट्स लेके रखी हो कंपनी ने। डिबेंचर्स तो आप समझते हो, पूरा चैप्टर देख लिया आपने। बैंक लोन भी समझते हो। अगर बैंक लोन यहाँ पे भी आएगा, बैंक लोन और भी नीचे आने वाला है। बैंक लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी आएगा, लेकिन ये 12 महीने से ज्यादा हो तो यहाँ पे आ जाएगा। जनरली बॉन्ड्स कौन इश्यू करता है? बॉन्ड्स गवर्नमेंट इश्यू करती है। बॉन्ड्स पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली ज्यादा होता है डिबेंचर्स से, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी इश्यू कर लेती है तो यहाँ पे आता है। एंड पब्लिक डिपॉजिट, अगर आप चाहो तो कंपनी के अंदर भी डिपॉजिट रख सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स। 1 साल के ज्यादा पीरियड के लिए रखा होगा तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा? है ना, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों ही हम देख चुके हैं। हमने देख लिया है कि डिबेंचर्स कंपनी जब इश्यू करती है तो कंपनी क्या कहती है कि जब रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर्स का तो हम आपको प्रीमियम पे वापस करेंगे पैसे। यानी रिडम्पशन कंपनी कैसे करेगी? प्रीमियम पे। 100 रुपए के डिबेंचर्स थे, कंपनी 110 वापस करेगी, 110 वापस करेगी। तो जो एक्स्ट्रा 10 कंपनी देने वाली है, उस कंपनी उसके लिए क्या करती है? पहले से ही एंट्रीज निकाल के रखती है और उसका अमाउंट साइड पे निकाल के रख देती है, जो उसको मैच्योरिटी पे पे करना है। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आपने प्रोविजन किया, कंपनी ने प्रोविजन किया ग्रेजुएटी के लिए। जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो ग्रेजुएटी पे करनी पड़ेगी। पीएफ के लिए प्रोविजन किया, पेंशन के लिए प्रोविजन किया।
वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड यहां पे आ जाता है, एंड वर्कर सेविंग अकाउंट यहां पे आ जाता है। ओके, ये डिटेलिंग जो मैं लिख रहा हूं आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। वरना क्या होगा पता है, मैं बोल दूंगा ये आइटम यहाँ जाएगी, आप लिख दो वहां जाके बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होने वाला है। डिटेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। सो ये खत्म हुआ आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके नीचे ही लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, कोई पूछे करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट में पूछ दिया, बोलो कि ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट तुम्हें, बोलो पेमेंट तुम्हें 12 महीने से कम पीरियड के अंदर अंदर कर देना है, 12 या 12 महीने से कम पीरियड में कर देना है, इसे हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। जिसके अंदर क्या आने वाला है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, अदर करंट लायबिलिटी आएगा, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा। चलिए शॉर्ट टर्म, अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या था, लॉन्ग टर्म, अदर एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वैसा ही यहाँ पे भी है सेम। देखो शॉर्ट टर्म, अदर एंड शॉर्ट टर्म, बीच में क्या डाल देना है आपको, बीच में डालना है क्या आपको, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स में कि ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, ऐसा पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा सर, वही अगर आपने लोन ली है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप लोन 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए लेते हो तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, तो यहां चला जाएगा। कंपनी ने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लेके रखा हो, कैश क्रेडिट लेके रखा हो, सीसी लेके रखा हो, तो यहां चला जाएगा। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे और कुछ नहीं बोले तो वो जाएगा कहां पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म ही होता है जनरली, लेकिन आजकल तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी 2-3 साल के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, या इनकम आपने एडवांस में ले ली हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड,
वो चला जाएगा। कॉल्स इन एडवांस हो, वो चला जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपको एडवांस मिला, वो यहां चला जाएगा। एंड लास्ट में डिबेंचर है ना का प्रीमियम, डिबेंचर का जो प्रीमियम आता था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ, आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर पे करना हो तो यहां चला जाएगा। चलिए, इसमें से क्या समझने जैसा है, ये तो आपको आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, इनकम एडवांस पता है, अनक्लेम डिविडेंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पूछेंगे अनक्लेम डिविडेंड कहां जाता है, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। व्हाट इज अनक्लेम डिविडेंड? भाई कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, लेकिन कंपनी का जब भी वारंट या कंपनी का जब भी चेक आपके घर पे आता है तो आपका घर बंद होता है ना, तो पोस्टमैन आके चला जाता है। भाई आपने जो बैंक अकाउंट दिया था जहां पे डिविडेंड ट्रांसफर करना था कंपनी को, वो आपका बैंक का अकाउंट ही ऑपरेट नहीं होता है, मतलब वो बंद हो गया आपका अकाउंट, या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, वहां पे जमा ही नहीं हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर, का तो आपने क्लोज करा दिया है या कुछ, है ना, दिक्कत है वहां पे। तो ऐसे केसेस में कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है, तो इसे हम कहते हैं अनक्लेम डिविडेंड, जो कंपनी को पे करना ही होता है ना। कॉल्स इन एडवांस, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने एक्चुअली कॉल नहीं किया है, कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन के ही पैसे आपसे मांगे थे, कंपनी ने एप्लीकेशन के ही पैसे आपसे मांगे, लेकिन आपने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल के पैसे एंड फाइनल कॉल के पैसे, ये सब पैसे तूने यहीं दे दिए, एप्लीकेशन पे ही दे दिए, कंपनी ने मांगे नहीं है, इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो ये सब यहां दिखेगा, बराबर है। देखो यहां पे शेयर कैपिटल में एरियर्स आता है, यहां पे एडवांस यहां नहीं लिखना है, कॉल्स इन एडवांस यहां पे नहीं लिखना है, समझ में आया, एरियर्स यही लिखना है, एडवांस यहां नहीं लिखना है, एडवांस कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किया, टैक्स पे करने के लिए प्रोविजन किया जो आपको पे कर ही देना है अभी, है ना, 12 महीने के अंदर अंदर। एंड प्रपोज डिविडेंड किया, डिविडेंड का प्रोविजन किया हो, या आपने प्रोविजन किया हो फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स के लिए प्रोविजन किया हो, तो ओके। चलिए ये आपकी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई खत्म। अब इसके नीचे लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स के अंदर पहले पहले क्या आएगा, नन करंट एसेट्स, क्या आएगा, नन करंट एसेट्स, नन करंट एसेट्स के अंदर पहले क्या लिख देना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या लिखोगे, पहले टेंजिबल एसेट्स,
अब टेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है, पहले से ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, है ना। क्या क्या आता है इसके अंदर? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन्स है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, व्हीकल्स है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल्स, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर्स हो, फिर लीज होल्ड एसेट हो आपके पास, टूल्स एंड इक्विपमेंट हो, टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो ये सब चीज यहां जाएगी। टेंजिबल एसेट्स होगी। उसके बाद हम नीचे देखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आने वाला है? गुडविल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल का जी, पेटेंट का पी, कॉपीराइट का सीआर, टीएम ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर आपने कोई बनाया हो तो वो, आपके पास लाइसेंस हो कोई चीज, कोई सर्विस प्रोवाइड करने का, कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो लाइसेंस ये कहां पे आने वाला है? इंटेंजिबल्स में। क्या संभाल लेना? ये तीन संभाल लेना, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। ये तो आपको पहले से पता ही है कि यहाँ पे आता है, ये आपने 11 से ही देखा है कि यहाँ पे आता है। बस इन तीन को संभाल लेना, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। चलिए, फिर आएगा यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने एक साल के ज्यादा पीरियड के लिए किया है। तो यहाँ पे क्या आता है? इसके अंदर क्या आएगा? पीएफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने ये पहले से देखा हुआ, 11 से दिखा हुआ। अगर आपको एग्जाम्पल में पीएफ बोलते हैं ना तो लायबिलिटी बन जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है पीएफ। पीएफ क्या होता है कि एम्प्लॉइज के पैसे हमारे पास आते हैं, हम पीएफ काटते हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर देता है ना। पीएफ किसका? पीएफ एम्प्लॉय का। किसने काटा पीएफ? एम्प्लॉयर ने। और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिल सके, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑब्वियस है पीएफ इन्वेस्टमेंट। फिर डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये हम ऐसा नहीं करते थे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी क्या? इसका मतलब क्या? कुछ पैसा हमने साइड पे निकाल के रख दिए डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए फ्यूचर में, लेकिन वो पैसे हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दे तो हमारी एसेट बन जाता है। तो वो है यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। फिर शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स आपने बाय किया हो वो। दूसरी किसी भी कंपनी के शेयर्स आपने बाय किए हैं जो 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके रखे थे आपने,
आपने किसी कंपनी में या बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए। आपने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड बाय किए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ये सब यहां आने वाला है। कुछ बच्चे तो लिखते भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ, कुछ तो लिखते भी नहीं है, उनको इतनी भी दिक्कत नहीं कि वो लिखे, इतने भी उनको इन्हें कि लिखना चाहिए, हमको ऐसे बैठे रहते हैं बस। और कुछ सिर्फ लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको फिर पढ़े। ये हम कहां तक पहुंच गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तक आ गए। चलिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, इसके नीचे ही लिखेंगे आप, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस के अंदर इसका मतलब क्या, आपने किसी को लोन्स एडवांसेस दिए है और आपने 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए दिया है। किसको दिया होगा सर, अरे अपने एम्प्लॉय को ही दिया। आपने अपने एम्प्लॉय को लोन्स एडवांसेस दिए मकान बनाने के लिए, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। आपने डिपॉजिट दिया कहीं पे भी, डिपॉजिट करानी पड़ती है जमा आपको। हम डिपॉजिट कहाँ कहाँ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में डिपॉजिट देते हैं, तभी तो लाइट्स आती है कंपनी में घर पे। डिपॉजिट दिए अगर आपको लाइट्स नहीं मिलेगी, तो अगर आपने डिपॉजिट कहीं पे जमा कराई हो तो। टेलीफोन डिपॉजिट लगती है, अगर आप टेलीफोन बाय करना चाहो, लैंडलाइन के लिए लगती थी, आजकल तो बहुत कम हो गया है ना। कस्टम डिपॉजिट, आपको कस्टम डिपॉजिट रखनी पड़ती है क्योंकि आप बार बार इंपोर्ट करते हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो कस्टम वाले क्या करते हैं, कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करवाएंगे पहले से ही, कस्टम डिपॉजिट से, ठीक है। तो ये कहां पे जाने वाला है, लोन्स लॉन्ग टर्म, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है।